बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। चूँकि आपके सेमेस्टर का वीक नंबर 3 है, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 3 होगा। आज के लेक्चर का पर्सपेक्टिव कुछ यूँ है कि आज हम प्लानिंग इशू पे डिटेल में बात करेंगे कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो आपने उन तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम डिलीवरेबल्स को, तमाम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, फेजेस को कैसे प्लान करना है। प्लानिंग पर्सपेक्टिव को डिटेल में देखेंगे और बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट प्लानिंग हम कुछ बुनियादी एक्टिविटीज़ की वजाहत करेंगे कि जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आपके इल्म में होना ज़रूरी है, और उन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को प्री रिक्विजिट्स के तौर पे अपनाना, परफॉर्म करना इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की वर्थ में इजाफे का बायस बनेगा। अज़ीज़ तुलबा, लेक्चर के स्टार्ट में पहले हम आज के लेक्चर क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट प्लान के प्री रिक्विजिट्स को स्टडी करेंगे। पहले इनको डिस्कस करेंगे। यानी जिस वक्त आप अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उन तमाम एक्टिविटीज़ या वो सरगर्मियाँ जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी हो सकती हैं टुवर्ड्स डिलीवरी, टुवर्ड्स कंप्लीशन, उनको एक मरबूत निज़ाम के तहत प्लान करना ज़रूरी होता है। तो इन एक्टिविटीज़ को जब हम प्लानिंग फ़ेज़ पे जाएंगे तो कुछ टास्क होंगे, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। वो क्या होंगी? तो इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम आज के अपने लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम डिसाइड करते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला लर्निंग आउटकम होगा अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इसके नेसेसरी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वर्क रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता है जब आप अपनी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम होगा 6 एक्टिविटीज़ इन प्रोड्यूसिंग ए प्लान। जब आप एक प्लान बनाने जाएंगे, यानी वो वर्किंग डॉक्यूमेंट कि जिसके ऊपर प्लानिंग के डिफरेंट फेजेस या फैक्टर्स को हम प्लेस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उससे पहले कुछ बुनियादी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ज़रूरी होता है, उसको देखेंगे। हमारा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा द कंपोनेंट्स, टास्क एंड माइलस्टोन्स। यानी जब हम अपने प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम करते हैं तो हर फेज़ को मुकम्मल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी होंगी, और बाज़ औक़ात एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए फ़र्दर उस एक्टिविटी को स्मॉल टास्क और एक्टिविटीज़ में डिकम्पोज करना होता है। इस अमल को देखेंगे। हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम होगा एस्टिमेटिंग टाइम। प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स डेवलप करना वाइल यू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आप उसके लिए टाइम कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है ऑर्डरिंग द टास्क। हमारे जितने भी टास्क या ड्यूटीज़ होंगी उनकी तरतीब लगानी है। चूँकि चीज़ों को सिक्वेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में डिज़ाइन करना, जैसे जैसे वो मुकम्मल होती चली जाती हैं तो आपका प्रोजेक्ट भी अकम्प्लिश होता चला जाता है। हमारा 6th लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा पर्सनल्स इन प्रोजेक्ट टीम। यानी वो टीम डिसाइड करना जो आपकी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्मेंस के अंदर या कंप्लीशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, और इस टीम की सिलेक्शन डिफरेंट फैक्टर्स या क्वालिटीज़ की बुनियाद पे होती है। उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डीलिंग विद द कॉस्ट। ज़ाहिर सी बात है, जब एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होता है तो उसका एक बजट डिसाइड किया जाता है, और विद इन दैट बजट आपने अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना और कंप्लीट करना होता है।
और बजट कॉन्स्ट्रेंट से बाहर जाना प्रोजेक्ट की नाकामी तस्वर किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका टीचर राना आसफ़ शहज़ाद अली। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी मेन एक्टिविटीज़ या फ़र्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम पहले लेक्चर से ही हमने एक ट्रेडिशन सेट की है कि जब भी हमारा एक नया लेक्चर होगा तो हम वो बुनियादी 5 फेजेस के जिससे गुज़र के आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसको एग्ज़ामिन करते हैं और ये देखते हैं कि लेक्चर्स वाइज जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ मैं आपकी तरफ, तो हम ये देखते जाएंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन फेजेस में से हमने कितने फेजेस को अटेन कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो जैसा कि आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है, हम इसकी थर्ड फेज़ यानी क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट प्लान पे हैं। इस क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट प्लान को हमने फर्दर डीकम्पोज किया है या इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया है जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए लाजमी या नेसेसरी कंसिडर की जाती हैं, और इनको फर्दर हमने 3.1 से लेके 3.9 तक मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल्स या मुख्तलिफ़ फैक्टर्स के अंदर तकसीम किया है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में या प्रोजेक्ट के जो फेजेस हैं उसके तकरीबन सेंट्रल फेज़ पे हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा, आपको ये समझने और जांचने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। गुड प्लानिंग enables a project manager to take the understanding of what is to be delivered। जब आपके सामने प्रोजेक्ट की डिटेल होगी, आपके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो प्लानिंग का जो मॉड्यूल होगा वो असिस्ट करेगा वो तमाम चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने में कि आपने प्रोजेक्ट की डिमांड के मुताबिक कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए क्या डिलीवर करना है। एंड रिलायबली मेक्स इज हैपन टू अ प्रेडिक्टेड कॉस्ट एंड टाइम। और इस चीज़ को मुमकिन बनाना है कि जिन चीज़ों की निशानदही यानी टाइम या कॉस्ट के हवाले से आपने की है, इन तमाम इश्यूज़ को उन कॉन्स्ट्रेंट्स की लिमिट में रहते हुए आपने अटेन करना है। डूइंग एनी कम्प्लेक्स टास्क विदाउट प्लानिंग, यानी प्लानिंग के बगैर अगर किसी भी किस्म का आप वर्क परफॉर्म करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट मीन्स यू डू नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो आपके सामने ये कतई चीज़ सामने नहीं होगी कि इस फेज़ को या इस एक्टिविटी को हमने विद इन व्हाट काइंड ऑफ टाइम विच अमाउंट ऑफ टाइम इसको मुकम्मल करना है, यानी कितना टाइम लेंगे और इसका बजट क्या होगा, एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। एंड सच प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ ऑफन एसेंशियल। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग का होना कि जिसके अंदर चीज़ों के मतलब आपके एस्टिमेट्स या प्रोडिक्शन लाजमी तौर पे होना चाहिए। मोर क्रिटिकली, अगर इसको मज़ीद तनकीदी निगाह से देखें, विदाउट अ प्लान योर एबिलिटी टू मीट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ अनसर्टन। यानी जब तक प्लानिंग का फ़ेज़ मुकम्मल नहीं होता, आप टोटल प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ़ फ़ेज़ में तकसीम करके और उनकी मनसूबाबंदी नहीं करते कि ईच फ़ेज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन सरगर्मियों को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और फर्दर अगर एक एक्टिविटी को फर्दर कुछ एक्टिविटीज़ या सरगर्मियों में डिकम्पोज किया जाता है तो वो क्या हो सकती हैं। विदाउट ए प्लान यू आर स्टेपिंग आउट इनटू द डार्क। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, अपने लिए एक रोड मैप तरतीब नहीं दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आप अंधेरे में टामक टांगियाँ मार रहे हैं। ये जो नीचे हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जिनको डार्क कलर में किया है वाई एंड व्हाट, इसका आंसर हम लेक्चर नंबर 2 में तलाश कर चुके हैं। इन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर ली हुई है कि पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल किया जा रहा है और प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ क्या करनी है। देन फिर आपके लिए एक रोड मैप डिज़ाइन करना, एक ऐसा रहनुमा डॉक्यूमेंट तैयार करना कि जिसके अंदर तमाम चीज़ों के प्रोग्राम्स, टास्क, एक्टिविटी, डिलीवरेबल डिसाइड कर लिए जाएंगे। कौन क्या टास्क परफॉर्म करेगा इसका भी पता चल जाएगा, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें प्लानिंग फ़ेज़ का हिस्सा होती हैं।
तो आज के लेक्चर में हम हाउ एंड हु एंड व्हेन का आंसर तलाश करेंगे और यही हमारा मेन प्रोजेक्ट प्लान है, द लॉजिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बुनियादी तौर पे एक अच्छी प्लानिंग एक अच्छी प्रोजेक्ट हैंडलिंग की अलामत होती है और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है हमेशा अच्छी प्लान पे या अच्छी प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ ऐसे 1 पेज प्लान के टेम्पलेट या फॉर्मेट रख रहा हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं तो जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट डिसाइड किया जाता है और प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट जो होगा हमेशा प्रोजेक्ट की नेचर उसकी एक्टिविटीज़ को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। चूँकि प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, न्यू स्टार्ट ऑफ बिजनेसेस भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के अंदर इंक्रीज़ भी हो सकती है, लाइन प्रोडक्ट के अंदर नई प्रोडक्ट का इजाफा भी हो सकता है या नई मार्केट प्लेस हो सकती है कि आप किसी नए एरिया में जाके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो मैनी मोर। तो इस तरह से जब प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट होगी तो डॉक्यूमेंट जो होगा प्लानिंग के लिए वो भी डिफरेंट होता है। ये आपके सामने मैं एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, 1 पेज बिजनेस प्लान फॉर स्मॉल बिजनेस, जिसके अंदर अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स को सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू देने की ज़रूरत होती है कि विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या प्रोवाइड करनी है, टीम मैनेजर्स कौन से होंगे, आपने जो प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करनी है उसमें कौन कौन हो सकता है, उनके रोल क्या होंगे और इन पास्ट उनका मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, मार्केट का सेल प्लान देंगे कि जब हम मार्केट में एंट्री करेंगे तो किस एंगल से और किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम की ऑब्जेक्टिव या माइलस्टोन को जो हाईलाइट करेंगे और उनके अगेंस्ट जितना जितना हमने टाइम स्पैन या टाइम पीरियड डिसाइड करना है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। जब इतनी कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगी कि जिसमें टाइमिंग इश्यूज़ को भी रिपोर्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट इशू भी, मार्केट का तज्जिया भी होगा और कंपेटिटर एनालिसिस भी होगा, तो फिर हमारे लिए चीज़ों को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक सिंगल पेज प्लान है आपकी लर्निंग के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग नॉलेज मैंने इसको प्रेजेंट किया है ताकि स्टूडेंट ये जान सकें कि प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्लानिंग के लिए जो ख़ास फाइल बनाई जा सकती है वो किस किस्म की होती है। इस तरह से ये एक और आपके सामने मैं एक टेम्पलेट रख रहा हूँ। पहले टेम्पलेट में और इस टेम्पलेट में डिफरेंस ये है कि इसके साथ हमने टाइम स्पैन को भी शो कर दिया है। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के साथ ये जो टाइमलाइन शो की हुई है इसके ऊपर मुकम्मल प्लानिंग होगी कि टोटल जो डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड होगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी लिखा जाता है। आपने इस प्रोजेक्ट को जितने फेजेस में तकसीम किया होगा जिनको हम डिलीवरेबल या माइलस्टोन का नाम देते हैं इनकी भी इंडिकेशन की जाती है और ईच माइलस्टोन जितना टाइम कवर कर रहा है उसकी भी निशानदेही की जाएगी। ये तो मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होगी उसका जो टाइमलाइन होगा ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए उसकी डिमांड्स को देखते हुए आपने जितने भी माइलस्टोन्स डिसाइड करने हैं उनके लिए ऐसे ही टाइम को इंडिकेट करेंगे। इससे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को समझना आसान हो जाता है, किस लेवल की एफर्ट्स चाहिए होंगी इसका तयन हो जाता है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसके भी बुनियादी तौर पे मैंने 4 हिस्से ही बताए, जिसमें सबसे पहले जैसे कि पहले प्लानिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर था बिज़नेस ओवरव्यू है, फिर मार्केट एनालिसिस है, देन मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान को शो किया गया कि आप मार्केट में एंट्री कैसे करेंगे और कैसे चीज़ों को फैलाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर कैप्चर करेंगे और रिकवरी कैसी होगी, और लास्ट में की ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स, जिन चीज़ों को क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का आपने नाम दिया है वो कौन कौन से हैं और जो आपके मेजर माइलस्टोन्स हैं उनकी वजाहत इसमें कर दी जाती है। अब स्टूडेंट देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग द प्रोजेक्ट प्लान एंड एस्टिमेटिंग। हाउ यू विल डू योर प्रोजेक्ट एंड अचीव योर ऑब्जेक्टिव इज़ डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट प्लान, कि आप अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ कैसे शुरू करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे और आपके इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के मकसद क्या हैं, यानी आपने टारगेट का जो तयन किया होता है
उसकी इंडिकेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट के ऊपर ही होती है। एट वन लेवल अ प्रोजेक्ट प्लान इज़ जस्ट द लिस्ट ऑफ टास्क। अगर एक तायराना सा जायज़ा हम लें तो एक तरफ जो प्लानिंग शीट होती है ये उन तमाम टास्क की एक लिस्ट होती है कि जिनको परफॉर्म करना होता है जब अपने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ फेजेज़ पे काम कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये फेजेज़ मुकम्मल होते चले जाते हैं तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप इसको मैच करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल क्या है, हमने कितने फ़ीसद प्रोजेक्ट पे अमल दरामद कर दिया है। एसेंशली लाजमी तौर पे दिस प्लान शोज़ द ऑर्डर ऑफ टास्क। इस प्लान के ऊपर जो आपने टास्क या एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं वो तरतीब में ही अरेंज शुदा होती हैं। द लेंथ ऑफ टाइम कि ईच एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है, अक्यूमुलेटेड टाइम कितना लग रहा है, एंड विल टेक एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ईच वन। और चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क मुख्तलिफ़ लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के साथ टास्क असाइनमेंट फॉर्म भी होता है। टास्क असाइनमेंट की नरेशन भी होती है, डिटेल भी मौजूद होती है कि कौन कौन लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ या वर्क परफॉर्म करेंगे। द प्लान इज़ यूज फॉर मैनी थिंग्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो प्लानिंग शीट होगी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी मदद करती है, यानी इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात हैं। जैसा कि इट एनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग अ प्रोजेक्ट विल टेक। इस चीज़ से समझने में आपको मदद मिलती है कि आपके प्रोजेक्ट ने कितना टाइम लेना है या आपने कितने टाइम पीरियड के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया है, एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट टू डू। और इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने पे हमें कितना बजट चाहिए होता है, इस चीज़ का जवाब आपको मिल जाता है। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यू कैन यूज़ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टू अदर पीपल। इसके अंदर वो तमाम मालूमात दर्ज होती हैं कि जिसको एक्सप्लेन करके, जिनकी वजाहत करके आप लोगों को समझा सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और इसकी एक्टिविटी या टास्क क्या है। नंबर थ्री, इट अलाउ यू टू एलोकेट वर्क टू डिफरेंट पीपल। इसके तहत आप इस काबिल होते हैं कि अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट लोगों के दरमियान तकसीम कर सकें, यानी वो प्रोजेक्ट टीम को जो आपके साथ मिलके काम कर रही होती है, आप उनके काम, उनकी स्किल, उनके एक्सपीरियंस, उनकी एफिशिएंसी एंड सेम लाइक पैरामीटर्स को देखते हुए उनके दरमियान काम की तकसीम करते हैं। नंबर फोर और आखिरी, इट इज़ द बेसिस फॉर मैनेजिंग योर प्रोजेक्ट टू ए सक्सेसफुल कंप्लीशन। यानी ये जो एक रहनुमा डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाता है, एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर डायग्राम आपके पास आ जाती है, तो जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ पूरी होती चली जाती हैं आप उनके साथ मैच करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑन द ट्रैक हैं या नहीं हैं, या मज़ीद आपको कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसको कि हमने शुरू में लेक्चर की इस चीज़ की वजाहत भी की थी कि हम जब प्रोजेक्ट की प्लान करना शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ बुनियादी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम के इल्म में होना ज़रूरी है, और वो क्या हो सकती हैं। आई एम फर्स्ट गोइंग टू डिफ़ाइन द लॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी मंतक की बुनियाद पे ऐसी सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बयान करने की ज़रूरत है इन प्रोड्यूसिंग ए प्लान। जब आप एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, यानी वो शेड्यूल, वो गोशवारे कि जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी होती है और ह्यूमन रिसोर्स अरेंजमेंट भी शामिल किया जाता है। एंड देन आई शैल डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट ए प्लान इन प्रैक्टिस। जब ये तमाम चीज़ें आप समझ जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से मराहल या सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी चाहिए इन प्रैक्टिस जब आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। द सिक्स एक्टिविटीज़ इन प्रोड्यूसिंग ए प्लान आर टू, यानी ये कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर वन, डिवाइड द ओवरऑल प्रोजेक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट टास्क, यानी जितने भी आपने एक प्रोजेक्ट के फेजेस बना लिए हैं और उनकी मुख्तलिफ वर्क एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम कर लें। एंड कंटिन्यू टू डिवाइड द कंपोनेंट टास्क इनटू स्मॉलर टास्क अनटिल यू हैव अ कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए आपको मज़ीद छोटी छोटी एक्टिविटी या डीकम्पोजिशन ऑफ टास्क की ज़रूरत है तो आप ये भी कर सकते हैं। दैट मस्ट बी डन टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद ज़रूरी होता है ताकि आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्ड एक्टिविटीज़ और सब एक्टिविटीज़ आपकी नज़र के सामने हों। नंबर टू, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ टाइम ईच टास्क विल टेक। आपने हर एक्टिविटी जिसको आपने डिसाइड कर लिया है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करें
और मुख्तस करें कि किस एक्टिविटी को कितने टाइम के अंदर आपने मुकम्मल करना है। नंबर 3, ऑर्डर द टास्क इनटू द राइट सीक्वेंस। आपने जितनी भी एक्टिविटी डिसाइड कर ली हैं, लॉजिक के एतबार से, मंतक के एतबार से देखें कि किसको पहले पूरा करना ज़रूरी है और किन के ऊपर बाद में अमल दरामद चाहिए, तो उनकी एक तरतीब लगा लें। नंबर 4, डिटर्मिन द पीपल। लोगों का इंतखाब करें, मनी एंड अदर रिसोर्स यू नीड टू डू द टास्क इन द प्लान। यानी एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिसमें लोग भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है, और इसके अलावा अदर रिसोर्स जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, इसको तय कर लें। नंबर 5, चेक व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल। फिर ये देखें कि आपके पास जो रिसोर्स आपने डिसाइड की उसमें से कितने पड़े हुए हैं, एंड रिफाइन योर प्लान टू टेक अकाउंट ऑफ दिस। वंस यू हैव डन दिस यू हैव अ कंप्लीट प्लान। जब आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख लिया, इनके गोशवारे, टाइम पीरियड और कॉस्ट डिसाइड कर ले, तो आप कह सकते हैं कि अब आपके पास दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर मज़ीद अगर आप तब्दीली करना चाहें, कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो होगा, रिव्यू द प्लान, डज़ इट मैच योर नीड्स। और ये चेक करें, जब आप रिव्यू में जाते हैं किसी भी अमल के, तो बेसिकली उसका एक तनकीदी जायज़ा होता है, कंप्रीहेंसिव रिव्यू होता है, और देखा जाता है कि आया किसी चीज़ की कमी बेशी तो नहीं रह गई। और अगर आप महसूस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ और एक्टिविटी शामिल करनी है, तो यू कैन डू, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो 6 एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपके सामने वन बाय वन डिसाइड की है, तो ये उसकी एक सीक्वेंशियल डायग्राम मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जब एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है, या एक प्रोजेक्ट के नेचर या वर्क एक्टिविटीज़ के मुताबिक कौन सी सरगर्मी किस जगह पे होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को यहाँ बताया जाता है, और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं द लॉजिक ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी जब तक चीज़ों की तरतीब नहीं लगती, उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ को सामने नहीं रखा जाता, उस वक्त हम एक्टिविटीज़ को बेटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजाहत पिछली स्लाइड पे मैं कर चुका हूँ, जिसके अंदर आइडेंटिफाई द कंपोनेंट टास्क भी है, फिर एस्टिमेट द एफर्ट्स ऑफ ईच टास्क। एक एफर्ट या एक टास्क को पूरा करने के लिए अगर सब टास्क हो तो वो क्या हो सकते हैं, ऑर्डर द टास्क इनटू सीक्वेंस, उनकी तरतीब लगा लेनी है, उनका सीक्वेंस देख लेना है कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी बाद में। व्हाट रिसोर्स डू यू एक्चुअली हैव, फिर ये देखना है कि आपके पास जो टोटल रिसोर्स आपने बताए हैं उसमें से कितने अवेलेबल हैं। यानी इसका ताल्लुक प्योरली आपके कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ भी होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ भी होता है कि आपने जो नया स्टॉक मंगाना है, आखिर आपकी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बनेगी ना पेमेंट के हवाले से। और इज़ देयर अ बेटर वे, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई रिसोर्स या टेक्निक अवेलेबल है तो उसको इसमें ऐड किया जाता है, यानी आप अपने प्लान को रिफ़ाइन करते हैं। तमाम चीज़ों की वजाहत की जाती है, तरतीब लगाई जाती है, ड्यूटी असाइनमेंट की जाती है, और इसके बाद रिव्यू द प्लान। आप एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि आया जितनी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की अगर गुंजाइश निकलती है तो वो कर ली जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा ये जो आज के लेक्चर का जो लर्निंग आउटकम नंबर 3 है, द कंपोनेंट टास्क एंड माइलस्टोन, ये सबसे अहम चीज़ है। यानी जब किसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को सामने रखा जाता है तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें किन मराहल से गुजरने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को, उन सरगर्मियों को हम टास्क का नाम देते हैं, और उन टास्क के अगेंस्ट जब हर चीज़ की इंडिकेशन हो जाती है, यानी टाइम का पता चल जाता है, वर्क एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है, बजटेड कॉस्ट का पता चल जाता है, तो देन हम इसको एक माइलस्टोन का नेम देते हैं। ब्रेकिंग बिग एक्टिविटीज़ इनटू कंपोनेंट टास्क, इट्स समथिंग वी ऑल डू ऑल द टाइम। यानी बाज़ बात एक काम फ़र्ज़ करें कि अगर आपने एक अपने रूम को डेकोरेट करना है, तो रूम डेकोरेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फ़र्नीचर भी शामिल है, पेंट भी शामिल है, इंटीक्स भी शामिल है, या आप अगर अलमारी के अंदर कोई चीज़ें रखते हैं तो वो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर नीडेड टू कंप्लीट अ वन बिगर एक्टिविटी, वेदर इट इज़ एज सिंपल एज प्लानिंग टू ट्रिप लाहौर म्यूज़ियम। यानी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ये आसान है कि अगर एक ट्रिप अरेंज करें हैं लाहौर म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, थिंकिंग अबाउट द टास्क और ड्राइविंग टू द मेट्रो स्टेशन। अब जब हम इसकी एक्टिविटी सब एक्टिविटी बनाते हैं
तो हम कह सकते हैं कि क्या हम इसको लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपके पास मेट्रो स्टेशन है, टेकिंग द ट्रेन टू हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट तक ट्रेन अगर लें तो कैसे जा सकते हैं, स्टॉप एंड देन यूजिंग द वर्किंग वे टू फाइनल डेस्टिनेशन, और फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ से उतर के पैदल हमने कितना चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्पेसिफिक जगह पे पहुँचना है तो आपको 2-3 सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। However, in a project, it is generally more complicated than the activities you are familiar with on a day-to-day basis. यानी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जिन सरगर्मियों की ज़रूरत होती है, बाज़ ये उन सरगर्मियों या एक्टिविटीज़ से मुख्तलिफ होती हैं जो कि रूटीन लाइफ के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। Breaking down a major project into the relevant task requires clear thinking and efforts. जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं मुख्तलिफ फेजेस के अंदर, मुख्तलिफ माइलस्टोन्स के अंदर, एक्टिविटीज़ या सब एक्टिविटीज़ के अंदर, तो बेसिकली वो एक डिटेल बन रही होती है कि एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए हमें किन किन मराहल से गुजरना होता है। डिटर्मिन द टास्क ब्रेक डाउन एनेबल यू टू ब्रिंग एक्सपीरियंस टू बेयर, यानी जब आप अपने प्रोजेक्ट के मुकम्मल टाइम को, मुकम्मल एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ फेजेस या मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक सीखने की स्टेज भी होती है और आपके पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर इस चीज़ का इजाफा होता है। वेदर इट इज़ योर ऑन आर एनी वन एल्स फेमिलियर विद द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर प्लानिंग, और बाज़ औक़ात फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं या आपके ऐसे कंपेनियंस कि जिनको इस चीज़ का तजर्बा होता है माजी में कि कैसे एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया, तो आप उनसे मदद भी ले सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। द क्वेश्चन टू आस्क वंस यू हैव ब्रोकन योर वर्क इनटू इट्स कंपोनेंट्स टास्क आर, जब आप अपने काम को वजाहत कर देते हैं, उसको छोटी छोटी वर्क एक्टिविटीज़ में तकसीम कर देते हैं, तो फिर आपको कुछ बुनियादी सवालात के जवाब तलाश करने होते हैं, और वो क्या है? इज़ इट इनफ टू हेल्प यू मैनेज एंड एलोकेट द वर्क, क्या ये काफ़ी है कि आप अपने काम की तरतीब लगा लें और काम की एलोकेशन कर लें कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करेगा और किस नंबर पे इसकी होनी चाहिए परफॉर्मेंस। और नंबर 2, डज़ द डिटेल हेल्प यू एस्टिमेट एंड शेड्यूल द प्रोजेक्ट, क्या जितनी भी डिटेल आपने अरेंज की है ये आपकी मदद करेगी कि आप एक वर्किंग डॉक्यूमेंट या डिटेल्ड इसकी जो प्लानिंग शीट तरतीब कर लें कि जिसमें तमाम वर्क एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस के लिहाज से तरतीब दिया गया हो। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अब मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ कि टास्क डीकम्पोजिशन कैसे हो सकती है। जैसे ही आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कि एग्जांपल ऑफ टास्क डीकम्पोजिशन की इनसफिशिएंट डिटेल डेकोरेट द रूम, यानी सबसे पहले हमारी एक्टिविटीज़ को हमने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है या हमने काम क्या करना है, वो है डेकोरेट द रूम। सफिशेंट डिटेल यानी इनसफिशेंट से जब हम कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो सफिशेंट डेट प्रोवाइड करेंगे। मसलन इसके टास्क क्या हो सकते हैं, यानी एक रूम को डेकोरेट करने के लिए हमें चीदा चीदा सी एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म करनी हो सकती है, वो है सेलेक्ट द कलर, कलर की सिलेक्शन करें, सफिशेंट पेंट की ख़रीदारी करें, दीवारें जो हैं उनकी तैयारी करें, पेंट फर्स्ट कोट, पेंट सेकंड कोट, फाइनल टचअप। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जब डेकोरेट की तरफ जाएंगे तो फिर आप पहले उस रूम की या उस जगह की या उस लोकेशन की कलर कम्बिनेशन करके तो उसको साफ़ सुथरा करेंगे। अच्छा, अब सफिशेंट डिटेल से हट के फर्दर ये भी हो सकता है कि जब आप मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहे हों तो एक एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। तो ये थर्ड कॉलम देखें, टू मच डिटेल है, यानी गो टू DIY डू इट सेल्फ या डू इट योर सेल्फ स्टोर, यानी ख़ुद मार्केट का विज़िट करें, लुक एट द कलर अवेलेबल, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर का आप मुशाहदा करें, गेट सैम्पल पोर्ट ऑफ पेंट्स, उनका एक नमूना हासिल करें और चेक करें कि कलर की जो क्या निकलता है, इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। ट्राई ऑन वॉल, वेट इट टू ड्राई, इसके खुश्क होने का इंतज़ार करें। सेलेक्ट ऑप्शन, फिर देखें क्या आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल है। एस्टिमेट हाउ मच पेंट यू वांट, फिर ये अंदाज़ा लगाएं कि जितना आपका वर्क है उसके मुताबिक कितना पेंट आपको चाहिए होगा। रिटर्न टू DIY स्टोर, यानी डू इट योर सेल्फ स्टोर से वापस खुद आएँ
बाय द पेंट, सर्वे वॉल्स, आइडेंटिफाई ऑल बिट्स ऑफ वॉल दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड। फिर उस तमाम वर्क की वजाहत करें जहाँ पे इस पेंट को करना है। इसी तरह मार्केट द प्लेसेस टू फिक्स, फिल क्रैक्स, फिक्स पेपर एट्सेट्रा। तो यह स्टूडेंट आपके सामने मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको टास्क का पता होना चाहिए, फिर उस टास्क की कंप्लीशन के लिए जो आपने छोटे छोटे फेजेस बनाने होते हैं उसको डिसाइड कर लें कि जिसको हमने सफिशेंट डिटेल का नाम दिया है। और टू मच डिटेल के अंदर ईच फेज़ को मुकम्मल करने के लिए जितनी भी आपको स्पोर्टिंग सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी होती हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उनकी वजाहत की जाती है। इसी तरह हमने जिक्र किया था माइलस्टोन का। माइलस्टोन बेसिकली क्या होते हैं कि आप जब अपनी प्लानिंग करते हैं और किसी चीज़ के अगेंस्ट अल्टीमेटली बता दें कि इसका टाइम कितना है, इसका बजट कितना है और इसकी इम्पोर्टेंस इस प्रोसेस के अंदर कितनी है, तो वो एक कंप्लीट डिस्टिंक्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाती है कि जिसको हम डिलीवरेबल्स का यानी माइलस्टोन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, पॉसिबल माइलस्टोन्स क्या है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में पहले हम लिखेंगे प्रोजेक्ट 1 बिल्डिंग योर ओन हाउस। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है डेवलपिंग अ स्मार्टफोन ऐप, और तीसरा प्रोजेक्ट जो है ये प्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट फिल्म इन ए स्कूल। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज़ ज़हन में रखें कि एक वक्त में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हों। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। अब इनके अगर हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल सामने रखें तो पॉसिबल माइलस्टोन्स इसके क्या हो सकते हैं। मसलन कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशंस, सबसे पहले आप बुनियादों की तामीर करें। नंबर 2 कंप्लीटिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ्स, तो फिर आप उसके बाद दीवारें और छत डालें। देन नंबर 3 कंप्लीशन ऑफ इंटरनल वॉल्स, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक्स, यानी जो एक कमरे की शेप देने के लिए फर्दर इसकी डीकम्पोजिशन हो सकती है वो करें, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाएं, प्लम्बर की जो एक्टिविटी हो सकती है यानी सैनिटरी फिटिंग है वो करवा लें। फोर्थ है कंप्लीशन ऑफ इंटरनल फिटिंग एंड डेकोरेटिंग, और फोर्थ है कि जितनी भी बाहर अंदर नज़र आने वाली चीज़ें हैं उनको मुकम्मल कर ले। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ कि आपने स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए जो पॉसिबल माइलस्टोन्स हो सकते हैं यानी ऐसी एक्टिविटीज़ कि जिनको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए अडॉप्ट करना या उसको अख्तियार करना ज़रूरी है, इसकी वजाहत होती है। हमारे आज के लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है अजीज़ तलबा, एस्टिमेटिंग टाइम। जैसा कि मैंने लेक्चर की इंट्रो में बात की थी, जब तक टाइम स्पैन को तय न कर लिया जाए चीज़ों की वजाहत करना मुश्किल होती है। आप उसकी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते, उसकी प्रोग्रेस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट में हमने ये सीखा है, देखा है कि एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका मीनवाइल साथ होना और मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। The part of planning that people usually find the hardest is estimating how long the project will take. जब आप प्रोजेक्ट की टाइम को डिसाइड कर रहे होते हैं तो ये क्रूशल स्टेज होती है, क्योंकि जब आप एक फ़ेज़ से गुजरे ही नहीं हैं तो उसके मतलब अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट करना कि कितना टाइम लेगा, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एक्यूरेट एस्टिमेशन कैन बी डिफ़िकल्ट, किसी भी चीज़ का बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा मुश्किल से ही लगता है। मोस्ट पीपल आर नॉट नेचुरल गुड्स एट इट, नेचुरली गुड। अमूमी तौर पे रियलिटी को सामने रखे तो सारे लोग ही इसमें सफिशेंट नहीं होते, वो एक्सपीरियंस नहीं होते। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डू इट, उनको पहले पता ही नहीं होता ये कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने पहले वजाहत की कि अगर एक मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होगा तो वो इस तरह की सिचुएशन से, क्रिटिकल हालात से गुजर चुका होता है, तो उसका जो पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपीरियंस है वो उसकी मदद करता है कि इन चीज़ों को डिसाइड या डिफ़ाइन कैसे करना है। विद अ सुटेबल अप्रोच मोस्ट पीपल कैन एस्टिमेट सफिशेंटली वेल, और अगर एक अच्छी बैलेंस्ड अप्रोच को अख्तियार किया जाए तो लोग इन मसाइल का हल भी तलाश कर लेते हैं। बट व्हाट इफ़, लेकिन क्या होगा, इफ़ यू रियली डोंट नो हाउ लॉन्ग ए टास्क विल टेक, अगर आप वाकई ही एस्टिमेट ना लगा सकें कि किसी एक्टिविटी का सब पार्ट कंप्लीट करने के लिए इन कितना टाइम रिक्वायर है। देयर आर मैनी वेज ऑफ एस्टिमेट द टास्क ड्यूरेशन,
यहाँ हमारे पास बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं कि जब हम एक डिफरेंट या एक टास्क की ड्यूरेशन का अंदाज़ा लगा सकें और हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन को जमा करके तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। अब आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं अमूमी तौर पे कि जब आप टाइम को एस्टिमेट कर रहे हों तो इन 5 चीज़ों को ज़हन में रखें। नंबर 1, आस्क समवन हु डज़ नो, यानी उस शख्स से इस चीज़ के मतलब जांच लें, पूछ लें कि जो पहले इस तजर्बे से गुजर चुका है और उसको पता होगा कि फ़लाँ एक्टिविटी परफॉर्म करने का टाइम कितना हो सकता है। नंबर 2, यूज़ एनी अवेलेबल रूल ऑफ थंब, अगर आपके पास कोई रूल ऑफ थंब मौजूद है तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ लिखा है कि इतनी स्पीड आपने रखनी है, तो आप एक एवरेज स्पीड सेट कर सकते हैं और टोटल जो आपका डिस्टेंस है उस पे तकसीम करने से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचने की प्लानिंग करते हैं। नंबर 3, मॉडल इट अगेंस्ट अदर सिमिलर टास्क, यानी इसका एक मॉडल डेवलप कर लें। हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर नेटवर्क डायग्राम की बात करनी है जाके। उस नेटवर्क के अंदर हम प्रोजेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ को डिसाइड करेंगे, उनकी नेटवर्किंग करेंगे यानी एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम की मदद से भी हमें पता चल जाता है कि एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस क्या होगा। नंबर 4, ब्रेक द टास्क डाउन, यानी वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना लें। ये एक टेबल होता है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर लिया जाता है और एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अगर सब एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको भी निशानदही कर दी जाती है। हर टास्क और हर सब टास्क जितना जितना टाइम देगा उसको आपने लिख लेना है उस शेड्यूल के अंदर। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि सब एक्टिविटीज़ के टाइम का जो मजमूआ होता है वही उनकी मेन एक्टिविटीज़ का टोटल टाइम होता है। और लास्ट जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जब आप टाइम के मतलब मनसूबाबंदी कर रहे हों, मेक एन अजम्पशन। साइंस की बुनियाद ही एक मफरूज़ा एक अजम्पशन है। जब किसी चीज़ के मतलब आप तहकीक कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे आप उसके मतलब एक अजम्पशन या मफरूज़ा कायम करते हैं। अगर तो मफरूज़ा आपके टेस्ट अप्लाई करने के बाद सही साबित हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये रूल है, और अगर वो गलत साबित हो जाता है तो नया मफरूज़ा आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारा 5th लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ऑर्डरिंग द टास्क, यानी जितने भी टास्क या ड्यूटीज़ या माइलस्टोन्स आपने डिसाइड कर लिए हैं उनकी तरतीब लगानी है। और तरतीब जो है वो सीक्वेंशियल होनी चाहिए, यानी हर एक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ योर प्रोजेक्ट ब्रेक्स डाउन इनटू 100 टास्क, यानी एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट के जिसको आपने 100 डिफरेंट सब टास्क के अंदर तकसीम कर दिया है, इन थ्योरी स्टार्ट ऑल 100 टास्क एट द सेम टाइम। थ्योरी तो यही कहती है कि आप उनके ऊपर एक ही वक्त में काम स्टार्ट करें। द प्रोजेक्ट विल टेक एज लॉन्ग एज द लॉन्गेस्ट टास्क, जैसा कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के अंदर भी हम जाके पढ़ेंगे, जिसको CPM टेक्निक कहा जाता है, कि वो प्रोजेक्ट क्रिटिकल होता है कि जिसमें लॉन्गेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर लिया जाता है। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विद दिस आइडिया, इस आइडिया में 2 किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, यू कैन ओनली डू सो मैनी थिंग्स एट ए टाइम, यानी सारी एक्टिविटीज़ तो आप परफॉर्म एक ही वक्त में नहीं कर सकते, जितनी ईजिली आप हैंडल कर सकेंगे उतनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। टास्क हैव टू वेट अनटिल यू आर फ्री टू डू देम, यानी पहले आप टास्क की तरतीब लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि वन बाय वन जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जा रहे हैं तो उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखा होता है। देयर आर डिपेंडेंसीज बिटवीन सम टास्क, यानी डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि बाज़ का टास्क को पूरा करने के लिए उनकी डिपेंडेंसी कुछ टास्क के ऊपर होती है। जब तक वो डिपेंडेंट इवेंट मुकम्मल ना हो जाएं उस वक्त तक आपके मेन इवेंट्स जो हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो सकती। जैसा कि डायग्राम के अंदर मैंने बताया हुआ है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, तो ये इनकी तरतीब है। जैसे हमारी वर्क एक्टिविटीज़ हैं इसके मुताबिक ही हमने इनको डिज़ाइन किया हुआ है। अ डिपेंडेंसी इज़ अ लिंक बिटवीन एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ के दरमियान जो एक लिंक होता है, एक वजह जो होती है उसको ही हम डिपेंडेंसी कहते हैं। विच मीन्स दैट दे कैन ओनली बी डन इन अ सर्टन ऑर्डर, यानी इनको करने की इनकी परफॉर्मेंस की स्पेसिफिक एक तरतीब होती है, आप उस तरतीब को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल,
फॉर मी टू ड्राइव माई कार इट हैज़ टू हैव एन एनर्जी सोर्स, यानी अगर मैंने अपनी गाड़ी चलानी है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल होगा तो गाड़ी चल सकेगी। द टास्क ऑफ ड्राइविंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द टास्क ऑफ फिलिंग अप विद द पेट्रोल, यानी अगर हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। तो पहली एक्टिविटी के तौर पे हमने वो फ्यूल का या एनर्जी का सोर्स जो है वो अरेंज करना है ताकि हम आगे चल सकें। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, मसलन एलिमेंट ऑफ टास्क कि एक टास्क के एक्टिविटीज़ या सब टास्क क्या हैं, सिंपल टास्क क्या हैं, कम्प्लेक्स टास्क क्या हैं, इनको अलहदा कर लें। कंपाउंड टास्क यानी ऐसे टास्क जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मीनवाइल अगर उनको ना भी परफॉर्म करना हो, वन बाय वन करना, तो वो कैसे हो सकते हैं। और कम्प्लेक्स टास्क जो पेचीदा टास्क होते हैं उनकी भी वजाहत कर दी जाती है। अजीज़ तलबा, जब आपके प्रोजेक्ट लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हों, कॉम्प्लिकेटेड नौइयत के हों, टेक्नोलॉजी बेस्ड हों, तो फिर आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो अपनी स्किल के मुताबिक मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे द पीपल इन योर प्रोजेक्ट टीम, कि जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए, टास्क परफॉर्मेंस के लिए आप एक टीम तरतीब देंगे, उनके अंदर लोग कैसे कैसे शामिल होंगे। वंस यू हैव अ टास्क लिस्ट, जब एक दफ़ा आपके पास टास्क लिस्ट आ जाए, यू आर इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई, तो फिर आप इस काबिल होते हैं कि वजाहत कर सकें हु यू नीड, कि आपको किस शख्स की ज़रूरत है इन योर प्रोजेक्ट टीम, यानी प्रोजेक्ट के टास्क को देखते हुए आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस किस्म के प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं। यू प्रॉबेबली हैड अ गुड आइडिया ऑफ हु विल डू द प्रोजेक्ट वर्क, आपके पास आइडिया होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो तमाम चीज़ों को जहन में रखेगा प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। व्हेन चूजिंग द पीपल टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, जब आप लोगों का इंतखाब कर रहे हों जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट टीम मेंबर के तौर पे आपको असिस्ट करेंगे, कंसिडर 6 थिंग्स, तो आपको ये 6 चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, यानी आपको किस किस्म के हुनर की, महारत की ज़रूरत है। एंड व्हाट स्किल डू द पीपल यू आर चूजिंग हैव, और जिन लोगों में से आप इंतखाब करने जा रहे हैं क्या उन लोगों के अंदर ये तमाम सलाहियतें और ये तमाम स्किल्स मौजूद हैं। नंबर 2, हाउ मैनी पीपल ईदर ईच टाइप ऑफ स्किल डू यू नीड, एक ख़ास स्पेसिफिक नौइयत की स्किल के अगेंस्ट आपको कितने नंबर ऑफ़ पर्सन चाहिए। अदारे कोशिश करते हैं काम को फैसिलिटेट करने के लिए उतने ही लोग रखें जो आसानी से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। नंबर 3, विच पीपल हैव दी स्किल्स, कौन से लोग आपके पास जो अवेलेबल पूल ऑफ लेबर है या अवेलेबल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टास्क मुकम्मल कर सकते हैं। आर दे अवेलेबल, क्या वो ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सर्टन स्किल्स के हामिल हों। इट इज़ नो गुड ट्राइंग टू रन ए प्रोजेक्ट विद द पीपल हु आर 100% बिज़ी ऑन अदर वर्क। बाज़ बात ये कंडीशन सामने देखने में आती भी है कि जिस किस्म की, जिस स्किल के बंदे की आपको ज़रूरत होती है वो किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज होते हैं। नंबर 5, कैन यू अफोर्ड देम, अगर बंदे बड़ी ही ब्रिलियंट स्किल वाले हैं, उनका डेफिनेटली जो मुआवजा है वो ज़्यादा होता है, तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप उनकी पे कर सकें। और लास्ट होगा, डू दे हैव द राइट एटीट्यूड, क्या उन लोगों की तवज्जो, उनकी अप्रोच काम की तरफ वही है जो आपकी है। ज़ाहिर सी बात है कि आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जब लोगों को सिलेक्ट करना है तो फिर ऐसे लोग ही देखने हैं कि जिनके साथ आपकी मेंटल केमिस्ट्री जो है, मेंटल कैपेसिटी मैच करती हो और आप एक अच्छी वर्किंग टीम के तौर पे काम कर सकते हो। लास्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स ने अपने जहन में रखनी है, डीलिंग विद द कॉस्ट। ज़ाहिर बात है कि जब हम प्रोजेक्ट का प्लान डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं प्लानिंग शीट को, तो बग़ैर कॉस्ट के प्लानिंग कैसे मुकम्मल हो सकती है। मुख्तलिफ़ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ बजटरी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फिर यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कॉस्ट को आप डील कैसे करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एक प्रोजेक्ट पे लगने वाली लागत को हम 2 मेन हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1, कॉस्ट एसोसिएटेड विद डूइंग द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, यानी जितने भी नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ वर्क होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं वर्क एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी आपने कॉस्ट बतानी है कि मेन एक्टिविटीज़ से रेलेवेंट कितनी कॉस्ट हो सकती है। और दूसरा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद थिंग्स यू मस्ट बाय टू क्रिएट द डिलीवरेबल्स,
और यानी कुछ इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी ऐसी होती है कि जिनको परफॉर्म करने से या उस कॉस्ट को लगाने से ही आप इस काबिल होते हैं कि अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को बेहतर डिज़ाइन कर सकें, एक प्रैक्टिकल शेप में अपने सामने ला सकें। दिस इज़ यूजुअली मोस्टली पीपल टाइम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है तो वो टाइम मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स यू हैव टू बाय अ रेंट टू द अदर प्रोजेक्ट, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे के लिए लगा दिया जाता है। यू बाय सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू हेल्प यू रन द प्रोजेक्ट। जैसा कि हम बात करते हैं कि बाज़ का जब नई चीज़ पे काम शुरू करते हैं तो हमें इसकी ट्यूटोरियल की या वर्किंग की ज़रूरत होती है कि आपको पता चले कि फ़लाँ एक्टिविटी या टास्क कैसे हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू डू विद बिल्डिंग्स सम बिजनेस हाउसेज, यानी अगर आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपने कुछ घर तामीर करने हैं, दिस वुड इंक्लूड अ सीमेंट एंड ब्रिक्स, तो इसके अंदर ऐसी मनसूबाबंदी भी शामिल है कि जिसके तहत आप सीमेंट कैसे ख़रीदेंगे, आप ब्रिक्स यानी ईंटें कैसे ख़रीदेंगे। इफ़ योर प्रोजेक्ट वाज टू डेवलप अ न्यू कंप्यूटर सर्विस, जैसा कि यहाँ पे हम सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपने नया सर्विस लेनी है, इट वुड इंक्लूड बाइंग कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आपके काम की चीज़ नहीं है। जिस चीज़ पे आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाना है, यानी उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। तो बाज़ का चीज़ों के ऊपर लगने वाली लागत जो है वो नहीं होती जो बाज़ाहिर नज़र आ रही होती है, बल्कि उससे डिफरेंट भी होती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो कि प्लानिंग प्री रिक्विजिट के ऊपर था ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।